फिक्स हो गया है और क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 12वां खिलाड़ी भी होता है, रखा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वामपंथी आंदोलन को 12वें खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ये नहीं चाहता है कि मेन टीम में आकर के वो खेले। और ऐसी हालत में इस मैच फिक्सिंग में वामपंथी दलों की, वामपंथी आंदोलन की, या यूं कहें कि वैचारिक लोगों की क्या भूमिका हो सकती है। हम चलते हैं मध्य प्रदेश, बादल सरोज जी के पास। बादल सरोज जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं जो टिप्पणी आपने की है उसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि कई बार कुछ उपस्थितियां गैल्वेनाइज करने में उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम करती हैं। इसलिए वो सत्ता में भागीदार हैं कि नहीं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जिस वाम की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ पर 3 तरीके के वाम हैं। एक पॉलिटिकल लेफ्ट है जो चुनाव लड़ता है, एक सोशल लेफ्ट है जो सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, और एक जिसको आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल लेफ्ट है जो हमारे देश की बहुमत जनता के दिमाग में, विचार में उसके में है। मैं सुन रहा था, 31 मार्च को मैं दिल्ली में ही था, रामलीला मैदान में, और भले ही सीताराम येचुरी या दीपंकर भट्टाचार्य जी या डी राजा साहब या आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता 5-5 मिनट बोले हो, लेकिन जितने भी नेता बोले सब जिस तरीके के एजेंडे पर बोले हैं, ये आज के दौर की खास बात है कि डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और लिबरल फोर्सेस भी उन रियल इश्यूज को उठाने के लिए मजबूर हुई है जिन रियल इश्यूज को आज तक सिर्फ वाम उठाता रहा। मैं 3 उदाहरण दूंगा आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घपले पर 31 मार्च की रैली बहुत मुखर थी। ध्यान दीजिए, केवल सीपीआईएम है जिसने इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा नहीं लिया और वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। बाकी की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इलेक्टोरल बोर्ड में पैसा, मतलब राजनीतिक पार्टियों ने पैसा लिया है, लेकिन इसके बाद भी वो उसमें किए गए घपले के विरोध में थे। जैसे आधे से ज्यादा वक्ता नाम लेकर और बाकी बिना नाम लिए हुए अडानी और अंबानी के कॉरपोरेट नेक्सस की आलोचना कर रहे थे। सारे के सारे नेताओं ने, उद्धव ठाकरे जी से लेकर वो जो साउथ से आए थे वीसीके के जो सांसद थे उन तक, हर एक वक्ता ने, भले ही उसके पास समय कम था, किसानों के मामले में एमएसपी की बात, स्वामीनाथन आयोग की बात, उनके आंदोलन पर दमन की बात पूरी ताकत के साथ जोड़ी। बेरोजगारी का सवाल भी उठा, लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न भी उठा। तो ये मानना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो क्रिस्टलाइजेशन है इस देश में वो होता जा रहा है। एक ताकत है वो है जो पूरी तरीके से कॉरपोरेट के साथ है, मध्ययुगीन भारत को लाने की कोशिश करना चाहती है। दूसरी ताकतें वो है जो बदलाव चाहती है और बदलाव का जिनके पास एजेंडा है। तो इस मामले में ये रैली काफी परिपक्व थी और ये एकता काफी गुणात्मक रूप से भिन्न है। अभी आप लोग इमरजेंसी की बात कर रहे थे, इमरजेंसी की जेल में भी, मीसा में भी मुझे रहने का अवसर मिला, तब मैं केवल 19 वर्ष का था और पूरे 20 महीने मैंने काटे। लेकिन मार्च 77 में जो एकता बनी थी, जिसने एक दलीय शासन को इस देश में से हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया, 47 साल तक नहीं आया वो, उस तरीके, उस एकता में भी इतनी ज्यादा मुद्दों आधारित सहमति नहीं थी जितनी मुद्दा आधारित सहमति इस एकता में है जो इंडिया अलायंस के नाम से आया था। इसलिए ये आगे तक जाएगा और ये बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करेगा। आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि हम लोग मंच पर बैठने वाले लोग नहीं है। हम उस पूरी भीड़ में या तो घूम रहे थे या कोने में बैठे थे, और जो बात हमें सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली लगी वो ये कि जो लोग आए थे वो लोग मुखर थे, वो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी उस दिन, लेकिन सारे लोग रेस्पॉन्ड कर रहे थे और उन नारों पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया उनको देनी चाहिए वो दे रहे थे। इसका मतलब है कि जनता के अंदर रोष और क्षोभ पर्याप्त संख्या में। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता था, आपने जो निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों की बात की, ऐसा हमेशा नहीं था। इस तरीके के अनुभवों को, रिगिंग के अनुभवों को, निर्वाचन आयोग के पक्षपाती रुख को देखते हुए ओवर द ईयर्स हमारे देश में इस तरीके की एक मैकेनिज्म को विकसित करने की कोशिश की कि कम से कम यथासंभव कोशिश की जाए कि तटस्थ व्यक्ति को हम निर्वाचन आयोग के काम की जिम्मेदारी दें। और इसीलिए ये नियम बनाया गया था कि सत्ता दल के मुखिया, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
ये तीनों मिलकर स्क्रूटनी कमेटी बनाएंगे और उसके आधार पर एक व्यक्ति के नाम को तय किया जाएगा। उस पूरी परंपरा को तोड़ दिया। इनकी बड़ी गंभीर तैयारी है। मैच फिक्सिंग की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस देश की जनता को। अगर जैसा कि राहुल गांधी जी ने भी बोला वहां पर, बाकी लोगों ने भी कहा, अगर मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की गई और नतीजों को जिस तरीके से जनता देना चाहती है, जनता ये कोशिश करेगी। एक बचाव तो यही है कि लोग जाएं और मतदान करें और देखें कि उनका वोट सही जगह पर जा रहा है। लेकिन अगर उस वोट के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिसकी आशंका भरी पूरी है, क्योंकि इतना लंबा फैला दिया है उन्होंने अप्रैल में वोटिंग शुरू होगी और जून में जाकर उसकी गिनती होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन होगा, क्योंकि उसका प्रतिवाद जितनी तीव्रता के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आरएसएस उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत सकारात्मक संदेश आया 31 मार्च को कि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और फंडामेंटल इश्यूज को लेकर एकजुट है। धन्यवाद।